चलो दोस्तों, कोल इंडिया पर वीडियो का फोकस रहने वाला है। यहां पर हाईएस्ट परफॉर्मेंस हुआ है उसको हम समझेंगे, बिजनेस को समझेंगे, वैल्यूएशन को समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले ये 31 मार्च 2023 ये लेटेस्ट डेटा है जब हम कोल इंडिया की बात कर रहे हैं। और कोल इंडिया ने कहा है, चूंकि फाइनेंशियल ईयर 23 खत्म हुआ है, तो उन्होंने जो आउटपुट किए हैं, मतलब जो कोयला का जो प्रोडक्शन किया है, हाईएस्ट प्रोडक्शन यहां पर किया हुआ है, उसको हम इस वीडियो में समझते हैं। तो देखिए, कोल इंडिया ने पिछला जो फाइनेंशियल ईयर था, मतलब अप्रैल 1 2021 से लेकर मार्च 2022, मार्च एंड 2022 तक 622.6 मिलियन टन का उन्होंने प्रोडक्शन किया था। और अभी जो 30 मार्च है, उन्होंने 700 मिलियन टन का प्रोडक्शन कर दिया है। और 31 मार्च जो एक दिन का और प्रोडक्शन अगर आप जोड़ लेंगे तो 703 मिलियन टन के आसपास में प्रोडक्शन खत्म होगा पूरे साल का, जो कि पहली बार कोल इंडिया की हिस्ट्री में हो रहा है। ये हिस्टोरिक हो रहा है। जैसे जैसे देश आगे बढ़ रहा है, पावर, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है, और उसके साथ साथ चूंकि भारत में बहुत हद तक जो इलेक्ट्रिसिटी है थर्मल पावर या जो कोयला है उसके ऊपर डिपेंडेंट रहती है, तो कोल इंडिया एक बहुत ही स्ट्रैटेजिक कंपनी हो जाती है भारत के लिए, गवर्नमेंट के लिए दोस्तों। और यहां तक कि ऐसा ही नहीं है कि वो अभी 700 मिलियन टन के बाद रुक जाएंगे। उन्होंने अगला जो फाइनेंशियल ईयर आएगा, फाइनेंशियल ईयर 25, मतलब अभी तो 24 शुरू होगा अप्रैल 1 से, अगला जो 2025 का जो फाइनेंशियल ईयर जो खत्म होगा मार्च 2025 में, उस समय में उन्होंने 1 बिलियन टन का टारगेट रखा है, जो कि एक बहुत ही बड़ा टारगेट है। और उससे एक चीज पता चल रही है कि कोयले का यूज भविष्य में भी होने वाला है। अब देखिए, जब हम कोल इंडिया की बात करते हैं तो उनको कोयला सप्लाई करना होता है पावर सेक्टर के लिए, लेकिन कुछ कोयला ऐसा होता है जो 10% वॉल्यूम्स रहता है, वो ई ऑक्शन के थ्रू में वो कोयला सप्लाई करते हैं। और ई ऑक्शन में कभी कभी कोयले का अच्छा प्राइस भी उनको मिल जाता है। जैसे कि अभी का जो रिजल्ट है, अगर आप देखेंगे अभी का जो फाइनेंशियल ईयर जो 22-23 के अभी तक के जो हमारे पास जो नतीजे आए हैं, जैसे ये 9 महीनों का जो रिजल्ट्स जो अभी तक आए हैं, दिसंबर तक का अगर आप डेटा देखेंगे तो आप देखिए यहां पर कोल इंडिया में 22,000, ये देखिए 22,597 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 22,600 करोड़ के आसपास प्रॉफिट हुआ है। यही अप्रैल से दिसंबर 2021 में देखिए 10,600 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। प्रॉफिट 9 महीनों में डबल हुआ है, जो हमको देखने को मिल रहा है। Q3 में भी आप देखेंगे बहुत अच्छा यहां पर प्रॉफिट हो रहा था। इसका एक बहुत बड़ा रीजन होता है ई ऑक्शन, जब वो कोयले का करते हैं तो उनको प्राइस बहुत अच्छा मिल रहा था। अब ये चीज समझने जैसी है, अब कोयले का प्राइस यहां पर धीरे धीरे कम होना शुरू हुआ है। देखिए, पिछले साल वो रशिया यूक्रेन का क्राइसिस हुआ था और एनर्जी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़े थे, कोयले के प्राइसेस बढ़े थे, स्टील के प्राइसेस बढ़े थे, ऑयल एंड गैस के प्राइसेस बढ़े थे। तो पिछला साल वैसा ही था, लेकिन अब धीरे धीरे कोयले के प्राइसेस जो है इंटरनेशनल बाजार में भी कम होने लगे। तो अब वो ई ऑक्शन में थोड़ा सा वॉल्यूम तो बढ़िया बढ़िया रहेगा, लेकिन जो उनको प्राइस मिल रहा था वो कम रह सकता है। तो वो इंपैक्ट को थोड़ा हमको बाद में समझना होगा, ठीक है। अब वैल्यूएशन को हम लोग समझ लेते हैं कोल इंडिया का कैसा है। देखिए, जब हम मार्केट कैप बात करते हैं, मार्केट कैप मतलब जितने भी शेयर्स हैं, ठीक है, उनको डिवाइड कर दीजिए जो भी शेयर प्राइस है 214 के आसपास से, तो मार्केट कैप हमको पता चलती है 1.31 लाख करोड़ से ऊपर की है। मतलब कोल इंडिया एक लार्ज कैप की कंपनी है, ठीक है। यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा, वो कॉन्सेप्ट है इंटरप्राइज वैल्यू का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है उसको हम समझते हैं। देखिए, जनरली हम लोग एनालिसिस जब करते हैं तो मार्केट कैप को हम लोग देखते हैं, लेकिन इंटरप्राइज वैल्यू क्या होता है कि कंपनी का, अगर हाइपोथेटिकली अगर आप सोचिए कि अगर आपको खरीदना है, कोल इंडिया खैर बहुत बड़ी कंपनी है, ऐसा कुछ खरीदने जैसा नहीं है, बट कोई भी कंपनी को थ्योरेटिकली सोचिए आपको खरीदना है तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए। जनरली कोई भी कह सकता है कि नहीं, हम लोग के पास मार्केट कैप के बराबर होने चाहिए, जो भी शेयर है हम सब खरीद लेंगे और 214 रुपया पर शेयर का हम चुकता कर देंगे, इतना रुपया होना चाहिए। लेकिन बहुत बार कंपनियों ने डेट भी लिया होता है, हमने इक्विटी खरीद ली लेकिन डेट को भी तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इंटरप्राइज वैल्यू में क्या होता है, इक्विटी और डेट दोनों को कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। तो जैसे अभी कोल इंडिया की जो इक्विटी है 131,729 करोड़ है, 131,729 करोड़ की है। ये जितने भी डाटा है 1.31 लाख करोड़, ये जितने भी है करोड़ में डेटा है, तो मैं डेट को भी जोड़ दूंगा। हम यहां पर हाइपोथेटिकली हम सोच रहे हैं, ऐसा एक्चुअली में प्रैक्टिकल होने नहीं वाला है कि कोल इंडिया बिकेगा, और ये कोई दूसरी भी कंपनी के एनालिसिस हम करते हैं तो हमको कुछ ऐसा ही डेटा मिलता है, ठीक है। अब कंपनी की बोरोइंग्स क्या है, या जो भी जो लोन्स हैं वो क्या है, अभी है 3,916 करोड़ की, ठीक है, 3,916 करोड़ की। तो थ्योरेटिकली अगर कंपनी को किसी को भी अगर बाई करना है
तो इतने पैसे होने चाहिए, 1.35 लाख करोड़ एटलीस्ट होने चाहिए। लेकिन एक और यहां पर चीज हो जाती है, जब कंपनी थ्योरेटिकली अगर आपने बाई कर भी लिया तो कंपनी का सब कुछ आपके पास आ गया, कंपनी के कैश भी आपके पास आ गए, मतलब अब आपको अगर कंपनी के पास कैश ज्यादा हो तो क्या हो सकता है कि आपको कम पैसा यहां पर बाहर देना पड़े। तो हम लोग यहां पर कैश को क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो कोल इंडिया का ये जो कैश इक्विवेलेंट है, जो लेटेस्ट जो अभी जो दिखाई दे रहा है, बहुत ज्यादा कैश है, 38,715 करोड़। और देखिए अच्छे डिविडेंड्स भी आ रहे हैं, तो मैं यहां पर कोल इंडिया को यहां पर माइनस कर दूंगा, तो कुछ 96,930 करोड़ के आसपास की, इसके आसपास ही नंबर होना चाहिए कि इंटरप्राइज वैल्यू है 96,930 करोड़। तो देख लेते हैं यहां पर क्या इंटरप्राइज वैल्यू दिखा रहा है। यस, देखिए बिल्कुल पास में है, 96,929 करोड़ है और इंटरप्राइज वैल्यू आई। अब इंटरप्राइज वैल्यू को जनरली डिवाइड किया जाता है एबिटा के साथ, कंपनी ने क्या कमाया अपने टैक्सेस इंटरेस्ट से पहले, डेप्रिसिएशन से पहले, तो हमको ईवी बाई एबिटा मिलता है, तो ये है 2.15। अब इसको मैं समझा दूं, ये बहुत जरूरी है समझना कि अगर आपको किसी भी कंपनी को खरीदना है, आपने खरीद लिया इंटरप्राइज वैल्यू से, लेकिन आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो कब तक वो इन्वेस्टमेंट आपका पूरा हो जाएगा, तो 2 साल लगेंगे कोल इंडिया के केस में। अगर कोई कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई होता है, जैसे कुछ कंपनियां, जैसे कि तो मैं डीमार्ट की बात करता हूं, ठीक है, तो डीमार्ट का ईवी बाई एबिटा क्या है, 59 के आसपास में। तो इससे क्या पता चलता है कि कंपनी थोड़ी सी महंगी है, ठीक है। तो अलग अलग सेक्टर का ईवी बाई एबिटा होता है, तो कोल इंडिया को डीमार्ट का कंपेयर नहीं कर सकते, समझाने के लिए मैं बता रहा हूं, क्योंकि दोनों के सेक्टर अलग अलग है। तो ये चीज हमको ध्यान में रखनी है। अगर आप देखेंगे हिस्टोरिकल, अगर ईवी बाई एबिटा का हिसाब से मल्टीपल उनको 3.1 का मिला हुआ है और अभी 2.2 है, तो इससे थोड़ी सी वैल्यू पता चल रही है। इससे पता चल रहा है कि कंपनी के पास कैश है, कैश भी अच्छा खासा बढ़ रहा है। और एक और चीज पता चल रही है कि कंपनी का जो एबिटा है, मतलब जो कमाई है, वो भी हो रही है, और थोड़ा सा हिस्टोरिकल लेवल से यहां पर कम में भी कोल इंडिया का स्टॉक जो है वो मिल रहा है। आगे बढ़ने से पहले इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, आप अर्ली फाइनेंशियल आजादी ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है। यहां पर मैं रेगुलर क्लासेस लेता रहता हूं, ऐप के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मार्केट और इक्विटी मार्केट को कैसे सिंप्लीफाई किया जाए उस पर मेरा फोकस रहता है। और यहां पर बहुत सारे कोर्सेज भी है जो बड़े डिस्काउंट में है, जैसे स्टॉक सिलेक्शन मास्टरी कोर्स है जो कि बड़े डिस्काउंट में आप अवेल अभी सिर्फ 495 में भी कर सकते हैं। अब ये जो बिजनेस की जब हम बात कर रहे हैं, रिन्यूएबल्स एक बहुत बड़ा चैलेंज है और अपॉर्चुनिटी भी है इन्वेस्टर्स के लिए। मैं बात करूं क्योंकि रिन्यूएबल्स पर गवर्नमेंट का बहुत फोकस है, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स को अपॉर्चुनिटी भी यहां पर मिल सकती है। लेकिन एक चीज पता चल रही है, जिस हिसाब से कोल इंडिया ग्रो कर रहा है, इससे यह पता चल रहा है कि कोल का भी रेलेवेंस होने वाला है। और देखिए भारत ग्रो कर रहा है, अब लोगों की भी एक तरीके से एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। घर में अगर फैन है तो एसी आ रहा है, एक एसी है तो 2 एसी आ रहा है, 2 एसी है तो 3 एसी आ रहा है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से पावर या जो इलेक्ट्रिसिटी है उनकी भी डिमांड बढ़नी चाहिए। कोल इंडिया अपने केपेक्स पर भी खर्चा कर रहा है कि हमको ऐसा लग सकता है कि फ्यूचर में कोयले की डिमांड बढ़ेगी, तो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है जो यहाँ पर वो खर्चा कर रहे हैं। अगर आप डिविडेंड की बात करेंगे तो उन्होंने अभी तक 15 और 5 रुपया 25 पैसा, 20 रुपया 25 पैसे का ऑलरेडी डिविडेंड दे दिया है। ये मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट है, उनका एक्सपेक्टेशन है कि एक और डिविडेंड आ सकता है। तो टोटल पूरे फाइनेंशियल ईयर में 27 रुपए का यहां पर कोल इंडिया की तरफ से डिविडेंड हो सकता है। अब देखिए ये 27 रुपए का फिगर को तो हम कंफर्म नहीं कर सकते, लेकिन 20 रुपया 25 पैसे का तो ऑलरेडी डिविडेंड आया हुआ है। लेकिन चलिए हाइपोथेटिकली अगर मान लेते हैं कोल इंडिया का अगेन 27, 28 या 26 के आसपास डिविडेंड रहता है, ठीक है, और 214 के पास अगर उनका शेयर प्राइस है या फिर समझ लीजिए आपकी बाइंग प्राइस है, तो बहुत ही अच्छा इस साल का डिविडेंड यील्ड हो सकता है, लगभग 12.6% के आसपास में। अगर सरप्राइज अगर हो जाते हैं इन्वेस्टर्स, अगर 28-29 का डिविडेंड हो जाता है तो फिर तो बहुत अच्छा हो सकता है। बट खैर वो चीज तो अभी बोलना बहुत जल्दबाजी होगी, मई में जब रिजल्ट्स आएंगे तब हमको पता चलेगा कि फाइनल डिविडेंड क्या हो रहा है। बट अभी जो हाथ में आ गया है 20 रुपया 25 पैसे का डिविडेंड आ गया है, तो नेट नेट अगर 214 का भी प्राइस देखा जाए तो भी 9.5% अच्छी डिविडेंड यील्ड इस साल की कही जाएगी। लेकिन म्यूचुअल फंड्स कोल इंडिया की जब हम बात करें तो 149 म्यूचुअल फंड्स ने इन्वेस्ट किया हुआ है, लेकिन मैं देख रहा हूं पिछले कुछ महीनों से उन्होंने थोड़ी सी यहां पर अपना जो स्टेक है थोड़ा कम किया हुआ है। ये भी हमको बिल्कुल ध्यान में रखना चाहिए। कोल इंडिया लॉन्ग टर्म की पावर की थीम में एक इंपॉर्टेंट प्लेयर है, लेकिन ये रिस्क को भी आप ध्यान में रखिए कि रिन्यूएबल भी एक बहुत बड़ा फोकस रहने वाला है, गवर्नमेंट का फोकस रहने वाला है, इन्वेस्टर्स का भी फोकस रहने वाला है। और चूंकि ईएसजी के कंसर्न्स होते ही हैं, जैसे इन्वायरमेंटल और कोयला, इन्वेस्टर्स शायद इस पर फिर थोड़ा सा इसको रिस्की मानते हैं, तो ये भी एक ईएसजी का भी कंसर्न रहता है, जिसके कारण से आपने देखा है कि पीईडी रेटिंग या ईवी एबिटा के जो है डी रेटिंग यहाँ पर आपको देखने को मिली है। मुझे उम्मीद है आपको वैल्यू मिली होगी। आपके समय के लिए बहुत बहुत